लुडविग विटगेन्स्टाइन को बहुत से लोग 20वीं सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं। उन्होंने सोच और समझ की दुनिया में एक खास लेकिन विवादास्पद जगह बनाई। उनके विचार आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, चाहे बात भाषा की हो, सोच की, नैतिकता की, धर्म की, खूबसूरती की या राजनीति की। उनके काम को समझना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें समझने के लिए अलग अलग नजरिया अपनाने पड़ते हैं, और यही वजह है कि उन्हें लेकर आज भी बहस होती है। विटगेन्स्टाइन के विचारों को आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, शुरुआती और बाद के विचार। पहले वाले विचार ट्रैक्टेट्स नाम की किताब में दिखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भाषा के जरिए हम सोच और दुनिया के बीच का रिश्ता समझ सकते हैं। लेकिन उनके बाद के विचार, जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में दिखते हैं, खुद उनकी पहली किताब की भी आलोचना करते हैं। इस बात की सोच में उन्होंने बताया कि दार्शनिक बातें किसी तय तरीके से नहीं, बल्कि हर रोज की भाषा और समझ के जरिए हल हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनके विचार दो हिस्सों में नहीं, बल्कि एक ही सफर की तरह है, जिसमें धीरे धीरे बदलाव आया। विटगेन्स्टाइन का जन्म 26 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर था और पढ़ाई लिखाई और कला के माहौल में रहता था। उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्दी ही गणित की सोच ने उनका ध्यान खींचा और वे दर्शन की तरफ मुड़ गए। उन्होंने जर्मनी के एक बड़े विचारक की सलाह पर कैम्ब्रिज जाकर बर्ट्रैंड रसेल से पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में रसेल को वो अजीब और जिद्दी लगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि शायद यही इंसान वो काम करेगा जो मैं अब नहीं कर सकता। सन 1911 से 13 तक वो कैम्ब्रिज में रहे और दार्शनिक मुद्दों पर रसेल, मूर और कीन जैसे लोगों से बातचीत करते रहे। इसके बाद वो नॉर्वे चले गए और वहां अकेले रहकर अपने विचारों पर काम करते रहे। फिर वे ऑस्ट्रिया लौटे और जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। युद्ध के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्होंने अपनी पहली किताब ट्रैक्टेट्स का मसौदा इसी समय लिखा। युद्ध के बाद ये किताब छपी और अनुवाद भी हुआ। 20वीं सदी के तीसरे दशक में उन्होंने दर्शन को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने ट्रैक्टेट्स में हर समस्या का हल निकाल लिया है। उन्होंने अपनी विरासत भी छोड़ दी और शिक्षक, माली और आर्किटेक्ट जैसे काम करने लगे। फिर कुछ साल बाद जब उन्होंने फिर से वैज्ञानिक सोच और गणित को लेकर लोगों से बातचीत की, तो वो फिर से कैम्ब्रिज लौटे। वहां उन्होंने अपने पहले के विचारों पर फिर से सोचना शुरू किया और बहुत कुछ बदला। इस दौर को कुछ लोग मध्य विटगेन्स्टाइन का समय कहते हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पुराने विचारों बल्कि अपनी पहली किताब की भी आलोचना की। इस तरह विटगेन्स्टाइन की सोच हमेशा बदलती रही, लेकिन उन्होंने सोचने का तरीका ही बदल दिया, किसी एक तय रास्ते से नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी और भाषा से। 1930 और 40 के दशक में विटगेन्स्टाइन ने कैम्ब्रिज में क्लास ली, जिनमें उन्होंने अपनी दूसरी किताब के लिए नए विचार बनाए। इन विचारों में उन्होंने पहले की जटिल तर्क वाली भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने मनोविज्ञान और गणित को लेकर भी नए ढंग से सोचना शुरू किया और दार्शनिक सोच के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने 1945 में अपनी किताब का आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर छपने से रोक दिया और कहा कि इसे उनके जाने के बाद ही छापा जाए। इसके बाद भी उन्होंने कुछ साल तक और काम किया, लेकिन अब उनकी सोच पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी, न कि बदली हुई। इस दौरान वो अमेरिका और आयरलैंड भी गए और फिर कैम्ब्रिज लौटे, जहां उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई। माना जाता है कि जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने कहा, उन्हें बताना कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही। उनकी पहली किताब ट्रैक्टेट्स लॉजिको फिलोसॉफिक्स पहले जर्मन भाषा में छपी थी और फिर अगली ही साल उसका अंग्रेजी अनुवाद। इस किताब की शुरुआत उनके पुराने नोट्स, बातचीतों और कई दूसरे विचारों से हुई थी। इसमें उन्होंने भाषा और तर्क को लेकर अपने समय के बड़े दार्शनिकों के विचारों पर अपने तरीके से जवाब दिया।
इस किताब का ढांचा ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर का मतलब भी उससे साफ हो जाता है। इसमें कुल 7 मुख्य बातें कही गई हैं, जिन्हें नंबर से बताया गया है। जैसे पहली बात के नीचे 1.1, 1.2, इस तरह से हर बात को समझाया गया है। उन 7 बातों में ये बताया गया है कि दुनिया वही है जो सच में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो छोटे छोटे सच का होना है। इन सच्चाइयों की एक तर्क वाली तस्वीर होती है और वही हमारी सोच होती है। सोच वही बात होती है जो मतलब रखती है। हर बात को छोटी छोटी बातों से मिलाकर समझाया जा सकता है। हर सही बात का एक तय रूप होता है और जो बात हम कह नहीं सकते उस पर चुप रहना चाहिए। ये किताब सीधे तौर पर बताती है कि दर्शन के बड़े सवाल जैसे सोच, भाषा और दुनिया का रिश्ता तर्क और तस्वीर की तरह समझे जा सकते। सोच एक ऐसी चीज है जो दुनिया को अपने अंदर तस्वीर की तरह समेट सकती है और ये सब बातें एक जैसी तर्क की शक्ल में होती हैं। इसलिए सोच और बातों के जरिए हम दुनिया को समझ सकते हैं। विटगेनस्टाइन ने दुनिया को समझने का तरीका थोड़ा हटकर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया चीजों से नहीं बल्कि तथ्यों से बनी होती है। हर एक तथ्य किसी न किसी हालात का होना होता है और हर हालात कुछ चीजों के मेल से बनता है। हर चीज अपने आप में सीधी होती है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से जुड़ सकती है। कौन सी चीज किसके साथ जुड़ सकती है, ये उसकी अंदर की बनावट यानी तर्क के हिसाब से तय होता है। जब चीजें आपस में जुड़ती हैं, तभी कोई हालात बनता है। ऐसे कई हालात हो सकते हैं, कुछ जो सच में होते हैं और कुछ जो बस मुमकिन होते हैं। जो हालात वाकई होते हैं, वही मिलकर दुनिया बनाते हैं। अब सोच की बात करें तो उनका कहना था कि हमारी सोच और हमारे कहे गए वाक्य भी असल में किसी तस्वीर की तरह होते हैं। जैसे एक तस्वीर में अलग अलग हिस्से मिलकर कुछ दिखाते हैं, वैसे ही सोच और भाषा में अलग अलग हिस्से मिलकर किसी हालात की तस्वीर बनाते हैं। हर हिस्सा किसी चीज को दिखाता है और सब मिलकर किसी पूरे हालात की झलक देते हैं। ये सोच और भाषा दोनों की बनावट उसी हालात जैसी होती है जिसे वो दिखा रही होती है। इसी को उन्होंने तस्वीर वाली बनावट कहा, यानी सोच और हालात के बीच गहरा मेल। जब वो सोच से भाषा की तरफ बढ़ते हैं तो ये समझाने लगते हैं कि कोई वाक्य तभी मायने रखता है जब उसमें 2 बातें हों। पहली, उसकी बनावट तर्क के नियमों से मेल खाती हो और दूसरी, उसके हर हिस्से का कोई मतलब होता हो। ये 2 बातें मिलकर तय करती हैं कि कोई वाक्य सही मायनों में कुछ कहता है या नहीं। हर नाम किसी सीधी चीज को दिखाता है और हर पूरा वाक्य बताता है कि चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। इस तरह तर्क हमें ये भी सिखाता है कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हर वाक्य बस यही बताता है कि चीजें किस हाल में हैं। हर वाक्य या तो सच होता है या झूठ। इसी वजह से हम छोटे छोटे सच वाक्यों से मिलाकर बड़े और जटिल वाक्य बना सकते हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए तर्क की तालिका यानी ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल किया, जिससे हर बात को उसके छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। फिर उन्होंने एक ऐसा रूप बताया जिससे हर सही बात बनाई जा सकती है। इस रूप में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया गया जिससे ये समझ आए कि कैसे छोटी बातों को जोड़कर बड़ी बात बनती है। जब उन्होंने दुनिया, सोच और भाषा को इस तरह से समझ लिया तो कहा कि जितने भी वाक्य सही मायनों में कुछ कहते हैं वो सब एक जैसे ही अहम होते हैं। इसके बाद उन्होंने ये साफ कहा कि कुछ बातें हैं जिन पर हमें चुप रहना चाहिए। मतलब ये कि कुछ बातें जैसे नैतिकता, खूबसूरती या आत्मा ऐसी होती है जिन्हें हम ठीक से कह ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें बस महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। विटगेनस्टाइन की पहली किताब में उनका मकसद ये पता लगाना था कि दुनिया, सोच और भाषा की हदें कहाँ तक है। मतलब क्या बात समझदारी भरी है और क्या बात बेमतलब है। उन्होंने कहा कि हम सोच की हद पर रुक नहीं सकते,
लेकिन सोच को भाषा में कहने की एक सीमा होती है, और जो उस सीमा के बाहर होता है वो बस बकवास होता है, यानी जिसमें कोई मतलब नहीं होता। किसी बात का मतलब तभी होता है जब वो किसी हालात को दिखा सके। हर नाम का कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन वो तभी समझ आता है जब वो किसी पूरे वाक्य का हिस्सा हो और वो वाक्य एक तर्क के ढांचे में जुड़ा हो। इसलिए सिर्फ वही बातें सही मायनों में कही जा सकती है जो असली हालात की तस्वीर बनाकर सामने लाई जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही बातें कही जा सकती है जो नेचुरल साइंस से जुड़ी हों। इसके बाहर की बहुत सारी बातें जो हम अक्सर बोलते हैं वो असल में बेमतलब हो जाती हैं। अब कुछ बातें तो साफ तौर पर बेमतलब होती हैं, जैसे लॉजिक की बातें। ये किसी हालात को नहीं दिखाती, और इनके जो चिन्ह होते हैं वो किसी चीज़ का नाम नहीं होते। उनका मानना था कि लॉजिक की बातों से कोई तस्वीर नहीं बनती, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं होता। ये बातें या तो हमेशा सही होती है या हमेशा गलत। इन्हें उन्होंने सेंसलेस कहा, मतलब इनमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये बेमतलब भी नहीं होती। ये बातें सोच और भाषा की हदें दिखाती हैं, लेकिन किसी चीज़ को नहीं समझाती। ऐसी ही हालत गणित की बातों की भी होती है, या फिर उन तस्वीरों की जो कुछ दिखा तो रही होती है, लेकिन उनका तरीका अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता। ये सब बातें वैसे ही सेंसलेस होती हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती है जो और भी ज्यादा गड़बड़ होती है, जिन्हें उन्होंने नॉनसेंस कहा। ये वो बातें होती है जो समझदारी की सीमा को पार कर जाती हैं। जैसे कोई कहे कि सॉक्रेटिस एक जैसा है, या एक एक संख्या है, या चीजें हैं। ऐसी बातें पहली नजर में ठीक लग सकती हैं, लेकिन जब उन्हें ध्यान से देखा जाए तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता। इन सब बातों को समझने के लिए उन्होंने तस्वीर के सिद्धांत से विश्लेषण करना जरूरी बताया। जो चीज दुनिया के अंदर नहीं आती उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जैसे आत्मा, पूरा ब्रह्मांड या सुंदर। ये सब बातें मतलब की सीमा से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि इन बातों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, सिर्फ दिखाया जा सकता, जैसे दुनिया की तर्क वाली बनावट या तस्वीर की शक्ल। ये सब खुद ब खुद सामने आती हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि दर्शन की बड़ी बातें, जैसे आत्मा, नैतिकता या खूबसूरती, ऐसी ही होती हैं। ये वो बातें हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, लेकिन महसूस जरूर की जा सकती हैं, और यही बातें उन्होंने रहस्यमय कहा। विटगेनस्टाइन के मुताबिक दर्शन यानी फिलॉसफी कोई ऐसा काम है जो साइंस के बराबर नहीं, बल्कि उससे ऊपर या नीचे खड़ा होता है। ज्यादातर दार्शनिक सवाल और बातें गलत नहीं, बल्कि बेकार होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दर्शन की बातें हमेशा बेमतलब ही रहेंगी? अगर हम आत्मा, ज्ञान, नैतिकता या खूबसूरती जैसी चीजों पर कोई समझदारी वाली बात नहीं कर सकते, तो फिर दार्शनिक का काम ही क्या है? इसका जवाब यही है कि दर्शन कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक काम है, जैसे सोच को साफ करना और भाषा की गलतफहमियों को दूर करना। दार्शनिक का असली काम यह है कि वो पुराने दार्शनिकों की बातों को तर्क के जरिए देखे और उन्हें दिखाए कि कहाँ-कहाँ वो बात फालतू हो गई। उन्होंने कहा कि हर सही बात एक जैसी अहमियत रखती है, लेकिन जब ये बात समझने की कोशिश की जाती है तब उलझन शुरू होती है, क्योंकि जिस तर्क और भाषा की मदद से हम दुनिया को समझते हैं वो खुद दुनिया का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब हम भाषा से ये कहने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में क्या है और क्या नहीं है, तो हम अपनी ही हद से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी वजह से पूरी किताब खुद ही उस सीमा को पार कर देती है जो उसने पहले तय की थी। इस बात को समझाने के लिए विटगेनस्टाइन ने सीढ़ी की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि उनकी किताब एक सीढ़ी की तरह है जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है ताकि हम दुनिया को सही तरह से देख सकें। लेकिन जब हम ऊपर पहुंच जाएं
तो उस सीढ़ी को फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो अब बेकार हो चुकी होती है। यही वजह है कि उन्होंने आखिर में कहा कि जिन बातों को कहा नहीं जा सकता उनके बारे में चुप रहना चाहिए। अब बात करें कि लोग इस किताब को किस तरह से समझते हैं, तो उसमें बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब असलियत की बात करती है, यानी ये मानती है कि चीजें और हालात सच में अपने आप मौजूद होते हैं। उनका कहना है कि ये सब भाषा के जरिए भी दिखता है, लेकिन इससे उन चीजों की हकीकत कम नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि असलियत से ज्यादा जरूरी है कि हम भाषा को कैसे देखते हैं। उनके लिए बातों का मतलब ये तय करता है कि भाषा की शक्ल कैसी है, न कि बाहर की दुनिया कैसी है। इन सब बातों का मतलब ये है कि इस किताब को समझने का कोई एक तरीका नहीं है। लोग ये भी सोचने लगे हैं कि क्या इस किताब में दर्शन की वही बातें हैं जिन्हें किताब खुद बेमतलब कहती है, और क्या खुद किताब की बातें ही किसी गहरी दार्शनिक सोच की तरफ इशारा करती हैं, या फिर वो भी उसी सीमा से बाहर चली जाती हैं जिसके बारे में वो बार बार चेतावनी देती है। 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में विटगेन्स्टाइन की किताब को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा नॉनसेंस शब्द पर हुई। उन्होंने कहा था कि भाषा की जो सीमा है उसके बाहर की बातें बेमतलब होती हैं। उन्होंने पुराने दर्शन की बातों को भी इसी बेमतलब हिस्से में रखा। अब दिक्कत ये होती है कि जब वो कहते हैं कि उन बातों को कहा नहीं जा सकता लेकिन दिखाया जा सकता है, तो सवाल उठता है कि अगर वो बातें बेकार हैं तो उनमें कुछ रहस्य जैसी बात क्यों महसूस होती। पुराने सोचने वाले लोग मानते थे कि किताब में जो कहा नहीं गया वो भी किसी खास बात की तरफ इशारा करता है, लेकिन नए लोग साफ कहते हैं कि जो बेमतलब है वो बस बेमतलब है, उसमें कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं। इसी सोच के हिसाब से किताब को एक जरूरी सीढ़ी माना गया जिसे इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ा जा सकता है, लेकिन बाद में उसे फेंक देना चाहिए। मतलब ये किताब हमें समझदारी के धोखे से बाहर लाती है, न कि किसी छुपी हुई सच्चाई की तरफ। इसी से जुड़ी एक सोच है जिसे नैतिक समझ कहा गया है। ये इस बात पर टिकी है कि विटगेन्स्टाइन ने किताब में दुनिया भाषा का जो ढांचा तैयार किया उससे अलग कुछ बातें अपने लिखे गए प्रस्तावना और आखिरी हिस्से में भी। उन्होंने खुद कहा था कि जो असल में सबसे अहम है वो उन्होंने किताब में लिखा ही नहीं। उनका मानना था कि किताब का सबसे जरूरी हिस्सा वो है जो उसमें कहा नहीं गया। इस चुप्पी को ही उन्होंने नैतिक सोच की जगह माना। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर उन बातों को शब्दों में नहीं रखा जो उनके लिए सबसे अहम थी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जो नहीं कहा वही असली बात थी। एक और बहस इस बात पर भी होती रही है कि क्या उनके शुरुआती और बाद के विचारों में कोई रिश्ता है या नहीं। पहले तो ये माना जाता था कि उनके सोचने के दो बिल्कुल अलग दौर हैं, एक जो उन्होंने अपनी पहली किताब में कहा और दूसरा जो उन्होंने बाद में अपनाया। लेकिन अब कई लोग मानते हैं कि बाद वाले दौर में जो इलाज वाला तरीका है, मतलब सोच और भाषा को ठीक करने की कोशिश, वो पहले भी उनके काम में कहीं नहीं था। जब उन्होंने बाद में अपनी पहली किताब की आलोचना शुरू की तो सबसे पहले यही बताया कि दर्शन कोई तय नियमों की किताब नहीं है। वो खुद भी अपनी पुरानी सोच को डॉगमेटिक यानी जरूरत से ज्यादा तय मानने वाला कहने लगे। उन्होंने माना कि जब सवाल और जवाब के बीच दूरी हो और जवाब बाद में मिलने की उम्मीद हो तो वो तरीका गलत हो सकता है। उनकी पहली किताब इसी सोच पर बनी थी कि तर्क के जरिए भाषा की सबसे छोटी इकाइयां खोजी जा सकती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस सोच को पूरी तरह नकार दिया। उनका ध्यान अब भाषा के रोजमर्रा के इस्तेमाल की तरफ गया और उन्होंने बताया कि बातें समझने का सही तरीका उनकी असली इस्तेमाल वाली शक्ल को देखना है, न कि कोई गहरा विश्लेषण करना। उन्होंने अब बातें समझाने के लिए भाषा, खेल और परिवार जैसी समानता जैसी आसान और जमीन से जुड़ी बातें बताई। उनकी लिखाई भी पहले जैसी सख्त और तयशुदा नहीं रही, बल्कि अब वो छोटी छोटी बातों और नोट्स में अपनी बातें रखते थे
यही बदलाव उनके बाद के दौर की पहचान बन गया और ये बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि उन्होंने पहले की सोच से दूरी बना ली थी। विटगेनस्टाइन की किताब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस उनकी मौत के बाद छपी। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन्होंने खुद लिखा था और छपने से पहले वापस ले लिया था। दूसरा हिस्सा उनके भरोसेमंद लोगों ने जोड़ा। इस किताब में उन्होंने पहले वाले अपने विचारों से हटकर एक नई सोच सामने रखी और कहा कि इसे ठीक से समझने के लिए पहले वाली किताब से तुलना करनी जरूरी है। खास तौर पर उन्होंने बताया कि पुरानी सोच ने भाषा, सोच और सच को समझने में कई गलतियां की। इस बार उन्होंने दर्शन को एक इलाज की तरह देखा, जैसे सोच की गड़बड़ियों को साफ करना। किताब की शुरुआत एक पुराने विचार से होती है कि भाषा के शब्द चीजों के नाम होते हैं और वाक्य ऐसे नामों का मेल होते हैं। लेकिन विटगेनस्टाइन ने इस सोच को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ चीजों को दिखाने का तरीका नहीं है, ये सोचने, समझने, बोलने, सवाल करने और हजारों और कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए भाषा को सिर्फ तस्वीर की तरह समझना गलत है। यही सोच पूरे पुराने दर्शन की नींव रही है, लेकिन अब इसकी जगह भाषा को नए नजरिए से देखना जरूरी है। उन्होंने एक बहुत ही सीधी बात कही, शब्द का मतलब है उसका इस्तेमाल। यानी कोई शब्द किस काम में लिया जाता है वही उसका असली मतलब है। पहले के दार्शनिक सोचते थे कि हर बात का मतलब किसी चीज में छिपा होता है, या तो दुनिया में कहीं या दिमाग के अंदर। लेकिन विटगेनस्टाइन ने कहा कि किसी बात को समझने के लिए उसका इस्तेमाल देखो, न कि उसके पीछे कोई गहराई ढूंढो। जैसे टूल्स का इस्तेमाल अलग अलग होता है, वैसे ही शब्दों का भी होता है। हमें शब्द एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि उनके मतलब भी एक जैसे होंगे, लेकिन असल में वो हर बार अलग काम करते हैं। खासकर जब हम दर्शन कर रहे होते हैं, तब हम सबसे ज्यादा भ्रम में रहते हैं। उन्होंने बार बार कहा, सोचो मत, बस देखो। मतलब किसी बात का मतलब समझने के लिए उसके हर इस्तेमाल को देखो। शब्द का मतलब किसी एक नियम या परिभाषा में नहीं बंधा होता, बल्कि वो बहुत सारे अलग अलग कामों में बंटा होता है। इसी को समझाने के लिए उन्होंने भाषा खेल नाम की बात सामने रखी। इसका मतलब ये था कि जैसे बच्चों के खेल में हर नियम थोड़ा अलग होता है, वैसे ही भाषा में भी हर मौके पर शब्दों का इस्तेमाल अलग होता है। उन्होंने कभी इसका तय मतलब नहीं बताया, क्योंकि उनका इरादा इसे खुले और जिंदगी से जुड़े नजरिए के तौर पर समझाना था, न कि फिर से किसी पुराने नियम में बदल देना। इस तरह उन्होंने बताया कि भाषा एक जिंदा चीज है जो रोज की जिंदगी से जुड़ी है, और उसे समझने के लिए हमें उसके इस्तेमाल को देखना होगा। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में विटगेनस्टाइन बार बार भाषा खेल की बात करते हैं, ताकि भाषा को समझने का असली तरीका बताया जा सके। वो बताते हैं कि भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, उसमें काम और व्यवहार का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे उन्होंने एक बहुत आसान उदाहरण दिया, एक मजदूर और उसके सहायक का खेल, जिसमें वो सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ईंट, खंभा, पट्टी और बीम। ये खेल दिखाता है कि भाषा सिर्फ चीजों का नाम लेने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी काम को करने और समझाने के लिए भी होती है। आगे जाकर वो ऐसे भाषा खेलों की लंबी लिस्ट देते हैं, जैसे कोई घटना बताना, किसी बात पर अंदाजा लगाना, सवाल करना, कहानी सुनाना, मजाक करना, गाना गाना, अनुवाद करना, शुक्रिया कहना और बहुत कुछ। इससे ये साफ होता है कि हम भाषा का इस्तेमाल कितनी अलग अलग तरह से करते हैं। भाषा कोई एक सख्त नियमों वाली चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है जो हमारी जिंदगी से जुड़ी। भाषा का हर खेल हमारी रोज की जिंदगी के तौर तरीकों से जुड़ा होता है, जिसे उन्होंने जीवन का ढंग कहा। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि जैसे हम खेल की कोई एक पक्की परिभाषा नहीं दे सकते, वैसे ही भाषा की भी कोई एक सटीक परिभाषा नहीं हो सकती। भाषा के हर इस्तेमाल में कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सब जगह
एक जैसी हो। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने परिवार जैसी समानता की बात कही। जैसे एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, वैसे ही शब्दों के अलग अलग इस्तेमाल भी एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते हैं, पर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अब उन्होंने एक और जरूरी सवाल उठाया, क्या हम सच में किसी नियम का ठीक से पालन कर रहे हैं? ये कैसे पता चलता है? पहले माना जाता था कि नियम कोई एक तय चीज होती है जो हर बार वैसे ही लागू होती है, लेकिन विटगेनस्टाइन ने इसे भी चुनौती दी। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक बच्चा दो जोड़ों के नियम को 1000 के आगे बढ़ाए और लिखे 1000, 1000, 1004, तो क्या वो नियम को सही समझा? और अगर नहीं, तो हम कैसे तय करेंगे कि वो गलत है? इस पर उन्होंने सवाल उठाए, क्या नियम हमारे दिमाग में होते हैं? क्या हम उन्हें महसूस करते हैं? क्या हमें समाज से सिखाए जाते हैं? और इन सब का कोई पक्का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि खुद ये सवाल उठाना ही गलत सोच से आता है। उन्होंने कहा कि हमें ये मानना छोड़ देना चाहिए कि नियम कोई दिमाग के बाहर या अंदर बैठी कोई शक्ति है जो हर बार तय करती है कि क्या सही है और क्या नहीं। उनका असली मकसद ये था कि हम सोचने के पुराने तरीकों से बाहर आएं। उन्होंने ये बताया कि नियमों को समझने या मानने का मतलब सिर्फ यही है कि हम उन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही सोच उनकी पूरी बात की दार्शनिकता की जड़ है। विटगेनस्टाइन जब नियमों की बात करते हैं तो उनकी सोच एक गहरी उलझन तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हर काम को किसी नियम से जोड़कर सही साबित किया जा सकता है, तो उसी नियम से उसे गलत भी दिखाया जा सकता है। मतलब कोई भी काम पूरी तरह न तो नियम के अनुसार होता है और न ही उसके खिलाफ। यही बात उनकी सोच का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है, जिससे कई नए सवाल उठते हैं। मतलब क्या होता है? भाषा को कैसे समझते हैं? और शब्दों का सही इस्तेमाल क्या है? कुछ लोगों ने इस उलझन को शक की तरह देखा। उन्होंने माना कि विटगेनस्टाइन यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी नियम को सही मानने की कोई पक्की वजह नहीं होती, यानी कोई ऐसा ठोस आधार नहीं होता जिससे हम कह सकें कि कोई इंसान वाकई नियम का पालन कर रहा है। लेकिन इस सोच पर भी बहस हुई और कई लोगों ने इसे चुनौती दी। कुछ ने इसे और नए नजरिए से समझाने की कोशिश भी की। रूल फॉलो करने की चर्चा के बाद जो अगली बात आती है, उसे लोग प्राइवेट लैंग्वेज की बहस कहते हैं। इसमें बात यह है कि अगर कोई भाषा सिर्फ उस इंसान के लिए हो जो उसे बोल रहा है, यानी वो भाषा उसकी निजी भावनाओं या अनुभवों के बारे में हो जिसे कोई और न समझ सके, तो फिर वो भाषा असली भाषा नहीं मानी जा सकती। क्योंकि भाषा का मतलब तभी बनता है जब बाकी लोग भी समझ सकें कि जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं। इसलिए हर शब्द का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए जिसे सब लोग पहचान सके और उसे जांचा जा सके। अब बात करते हैं व्याकरण की। आमतौर पर हम व्याकरण को बस सही शब्दों के इस्तेमाल के नियमों के रूप में समझते हैं, लेकिन विटगेनस्टाइन के लिए व्याकरण का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके लिए व्याकरण ये बताता है कि कोई चीज असल में है क्या। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो कहना ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या सोच रहा हूं कहना गड़बड़ है। ये छोटी सी लाइन दिखाती है कि कैसे दर्शन की गहरी उलझनें सिर्फ भाषा के इस्तेमाल से पैदा होती हैं और व्याकरण उन्हें साफ करने का काम करता है। विटगेनस्टाइन ने भाषा को हमेशा किसी काम से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बोलना भी एक तरह का काम है और ये काम जीवन के ढंग का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हम शब्दों के मतलब सिर्फ उनकी परिभाषा से नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल के तरीकों और सोचने के अंदाज से समझते हैं। और ये सब कुछ इस बात पर टिका होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हमारी सोच और फैसले कितनी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि भाषा तभी काम करती है जब हमारी जिंदगी जीने का तरीका, फैसले लेने का अंदाज और समझने का तरीका आपस में मेल खाते हों। यही मेल भाषा को जिंदा रखता है
और उसे समझने लायक बनाता है। हालांकि उन्होंने जीवन का ढंग शब्द बहुत कम बार इस्तेमाल किया, लेकिन इस एक शब्द ने उनकी पूरी सोच को एक ठोस जमीन दी। इसे कुछ लोग बदलती संस्कृति और इतिहास के हिसाब से समझते हैं और कुछ लोग इसे इंसानों के बीच एक साझा सोच के तौर पर देखते हैं। किसी भी तरह से समझे, ये बात साफ है कि भाषा और जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बिना जिंदगी के ढंग को समझे हम भाषा को नहीं समझ सकते। विटगेन्स्टाइन ने अपने बाद के कामों में भी वही बात दोहराई कि दर्शन का काम किसी तरह का सिद्धांत या कोई बड़ी थ्योरी बनाना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि दर्शन किसी चीज की व्याख्या नहीं करता, बस चीजों को हमारे सामने रख देता है। जब सब कुछ पहले से खुला पड़ा हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं बचती। हालांकि ये सोच पहल की किताब जैसी लगती है, लेकिन दोनों में फर्क है। उनकी पहली किताब ने एक सख्त तर्क के आधार पर भाषा की शक्ल बताने की कोशिश की थी, लेकिन बाद की किताब ने बताया कि दर्शन का असली मकसद तो सोच की उलझनों को सुलझाना है, जैसे इलाज करना। वो कहते हैं कि दार्शनिक का असली काम है हमें याद दिलाना, छोटे छोटे उदाहरणों से समझाना। वो मानते हैं कि दर्शन का कोई एक तय तरीका नहीं होता, बल्कि कई तरीके होते हैं, जैसे हर बीमारी के लिए अलग इलाज होता है। इसलिए वो किसी एक रूप, किसी तय नियम या पहले से तय बात को खोजने की सोच को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब सोच हमें बार बार खींचती है, लेकिन असली काम तो इस खिंचाव से हमें बचाना है। उनके लिए एक दार्शनिक उलझन का मतलब ही होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूं, और दर्शन का काम होता है उस इंसान को रास्ता दिखाना जो उलझा हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि जब हम दर्शन करते हैं तो किसी भी तरह की कल्पना या अनुमान लगाने से बचना चाहिए। कोई भी बात बस साफ साफ बतानी चाहिए, कोई गहराई नहीं जोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि दार्शनिकों को छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो हर चीज को बड़ा और सामान्य बनाकर समझाना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दार्शनिक अक्सर विज्ञान की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि दर्शन और विज्ञान अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान का तरीका हर जगह लागू नहीं हो सकता, खासकर दर्शन में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो नई किताब लिखी उसका तरीका भी पहले से बिल्कुल अलग था। वहाँ हर बात एक तय क्रम में नहीं थी, बल्कि अलग अलग हिस्सों में थी, जैसे छोटे छोटे विचार जिनमें कभी भाषा खेल की बात हो रही, कभी परिवार जैसी समानता की, और कभी जीवन के ढंग की। कई बार वो एक बात से अचानक दूसरी बात पर चले जाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि ये तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि यही तरीका उस सोच को सबसे अच्छे से समझाता है। हालांकि उनकी पहली और दूसरी सोच में फर्क है, लेकिन दर्शन को लेकर उनका मकसद एक ही रहा, भाषा की गड़बड़ियों को पहचानना और उनसे बाहर निकालना। दर्शन का काम ये देखना है कि हम भाषा की वजह से कौन कौन सी गलतफहमियों में पड़ जाते हैं। इसलिए जो दार्शनिक समस्या पहले बड़ी लगती थी, वो अब खुद ही खत्म हो जाती है। इस सोच के दो बड़े असर हैं। पहला, दर्शन एक बातचीत जैसा काम है जिसमें हम उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, जब चाहें तब दर्शन को छोड़ देना भी एक कला है। यही बात उनकी पहली किताब की उस सीढ़ी वाली मिसाल से मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम ऊपर चढ़ जाएं तो सीढ़ी को फेंक देना चाहिए। यानी जब बात कहने लायक न हो तो चुप रह जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। शुरू में जब उन्होंने पहली किताब लिखी थी, तब लोगों ने उसे अलग अलग तरह से समझा, लेकिन जब उनकी बाद की किताब आई तो लगभग 20 साल तक ज्यादातर लोग इस पर एक राय थे कि इसे कैसे पढ़ा जाए। सब मानते थे कि उन्होंने अपनी सोच में दो बिल्कुल अलग दौर बनाए, पहला जब वो तर्क और नियमों की बात करते थे, और दूसरा जब वो भाषा के आम इस्तेमाल पर ध्यान देने लगे। बाद के दौर में उन्होंने बताया कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो गहरे लगते हैं, लेकिन असल में हमारे रोज के इस्तेमाल जितने ही सीधे होते हैं, जैसे भाषा, अनुभव, दुनिया, इनका मतलब भी उतना ही सीधा होता है जितना
कि मेज, लैंप या दरवाजा। फिर कुछ सालों बाद एक दार्शनिक ने यह समझाया कि बातें इतनी सीधी नहीं हैं जितनी पहले समझी जा रही थी। उन्होंने कहा कि शब्दों का मतलब सिर्फ उनके इस्तेमाल से तय होता है और ये इस्तेमाल हर बार अलग होता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी शब्द का एक ही तय मतलब नहीं बना सकते, बल्कि हमें हर बार उस खास मौके को समझना होगा। जब हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी ही सोच पर कोई बाहर से नियम थोपने लगते हैं और असल में जो बात हो रही है वो हमें समझ नहीं आती। बाद में कुछ और दार्शनिकों ने मिलकर एक बड़ा काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो भाषा के इस्तेमाल का एक पूरा नक्शा बनाना चाहिए ताकि हम दार्शनिक समस्याओं को सही से समझ सकें और उन्हें दूर कर सकें। उनके लिए असली बात थी भाषा के व्याकरण को समझना, यानी ये देखना कि कौन सा शब्द कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। इससे हमें शब्दों का असली मतलब समझ आता है और हम दार्शनिक गड़बड़ियों से बच सकते हैं। धीरे धीरे दो अलग सोच सामने आई। एक कहती है कि शुरुआती और बाद की सोच के बीच साफ फर्क है, क्योंकि पहले वो तर्क की बात करते थे और बाद में आम बोलचाल की। दूसरी सोच कहती है कि फर्क कम है, क्योंकि दोनों ही दौर में उनका मकसद एक जैसा था, लोगों को सोच की उलझनों से बाहर निकालना। फर्क सिर्फ तरीका बदलने का था, सोच की नीयत नहीं। पहले की तरह यहाँ भी बहस इसी बात पर है कि क्या विटकेंस्टाइन की सोच को समझने में नैतिकता यानी एथिक्स को एक अहम भूमिका दी जानी चाहिए या नहीं। एक सोच ये कहती है कि उनका असली मकसद सिर्फ दार्शनिक उलझनों को सुलझाना था, जैसे मन की बातों को समझना, रंग के लिए कैयतों को कैसे महसूस करते हैं या हम किसी नियम का पालन कैसे करते हैं। ये सब वो भाषा के नियमों को समझाकर और उनमें फर्क दिखाकर हल करना चाहते थे। इस सोच के हिसाब से उनका काम पूरी तरह से बौद्धिक है, यानी सोच विचार वाला, और इसका नैतिकता से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका पूरा काम ही असल में नैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दिशा में था। उनके मुताबिक जो बातें वो कह रहे थे, जैसे कि आम बोलचाल और रोजमर्रा की जिंदगी की अहमियत, वो खुद में एक नैतिक सोच है। उनका मानना है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो इतिहास और संस्कृति से बना है और हमारी भाषा भी उसी का हिस्सा है। इसलिए जब हम बोलते हैं तो उसमें नैतिकता अपने आप शामिल हो जाती है। अगर हम इस पहलू को नज़रअंदाज करते हैं तो हम इंसानी भाषा की असली पहचान से दूर हो जाते हैं। असल बात यह है कि ये बहस सिर्फ दो तरफ नहीं बंटी हुई है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि दोनों सोच अपने अपने हिसाब से अधूरी है। कुछ कहते हैं कि जहां पहले वाली किताब को लेकर बहुत असहमति है, वहीं बाद वाली किताब को लेकर जितने भी अलग अलग मतलब निकाले गए हैं वो असल में एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है जितना माना जाता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा लेकर एक नई समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है उस समय की जिसे लोग बीच का विटकेंस्टाइन कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि उनकी सोच बस दो हिस्सों में बनती है, एक शुरुआती और एक बाद की। लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि उनके सोचने का तरीका इससे कहीं ज्यादा गहरा और बदलता हुआ था। अब ऐसा समझा जाने लगा कि उनकी शुरुआती सोच से पहले भी कुछ था और बाद की सोच से पहले भी एक अलग दौर था, जिसे अब बीच का वक्त कहा जा रहा है। इस बीच के दौर को भी अब धीरे धीरे गंभीरता से लिया जाने लगा है, क्योंकि अगर हमें उनकी पूरी सोच को सही से समझना है तो ये जानना जरूरी है कि शुरुआती और बाद की सोच के बीच असल में क्या रिश्ता। यही वजह है कि आजकल उस बीच वाले विटकेंस्टाइन पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उनके विचारों की पूरी यात्रा को सही से समझा जा सके। बीच वाले विटकेंस्टाइन को सही से समझने के लिए सबसे पहले ये सवाल आता है कि उनका ये दौर कब से कब तक माना जाए। कुछ लोग मानते हैं कि ये दौर 1929 से शुरू होकर 1944 तक चलता है, जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब में बदलाव करना शुरू किया था। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये वक्त ज्यादा लंबा नहीं बल्कि कुछ सालों का ही था।
कोई कहता है कि ये बदलाव 1929 में हुआ, कोई इसे 1931 मानता है। कुछ और लोग इसे 1929 से लेकर 1935 के बीच का समय मानते हैं। अगर हम मान लें कि ये वक्त 1900 के आखिरी कुछ सालों से लेकर 30 के दशक के बीच का है, तो हमें उस समय लिखी गई उनकी बातों को समझना होगा। उस दौर की ज़्यादातर बातें अभी डिजिटल रूप में मौजूद हैं, लेकिन असली समझ उन नोट्स और टाइप किए गए ड्राफ्ट से आती है जो उन्होंने खुद लिखे, अपने छात्रों को बोलकर लिखवाए। इन सभी में उनकी सोच का वो दौर दिखता है जब वो धीरे धीरे अपने बाद के विचारों की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ अहम लेख जैसे लॉजिकल फॉर्म पर टिप्पणी, नैतिकता पर लेक्चर, फिलोसॉफिकल रिमार्क्स, द बिग टाइपस्क्रिप्ट, ब्लू और ब्राउन बुक्स और प्राइवेट अनुभव और सेंस डाटा पर नोट्स इसी दौर के हैं। इसके साथ साथ उनके क्लास में मौजूद छात्रों ने भी जो नोट्स बनाए, उनमें भी उस समय के विचार साफ दिखते हैं। इन सब बातों में बहुत से अलग अलग मुद्दे आते हैं। कुछ बातें उनकी पहली किताब की याद दिलाती हैं, तो कुछ बातों में उनकी बात की सोच की झलक मिलती है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो बीच में दिखते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं आते। इन्हीं में से एक है फेनोमेनोलॉजी, यानी अनुभवों का गहराई से देखना और समझना। ये मुद्दा कई लोगों के बीच बहस का कारण बना, क्योंकि हर कोई इसे अलग नज़र से देखता है। लेकिन उनके बीच वाले समय में फेनोमेनोलॉजी को उन्होंने सीधे तौर पर शामिल किया, खासकर जब उन्होंने कहा कि फेनोमेनोलॉजी ही व्याकरण है। अब सवाल ये है कि क्या यह सोच उनकी शुरू की थी, या बाद में आई, या सिर्फ इसी बीच के समय में ये थी है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि फेनोमेनोलॉजी और उसके जरिए सोचने का तरीका ही इस बीच के दौर की खास पहचान हो सकती है। यही चीज़ इस बात को मजबूत करती है कि विटगेन्स्टाइन की सोच का ये मिडिल फेज भी उतना ही अहम है जितना कि उनका शुरुआती और बाद का दौर। गणित को लेकर विटगेन्स्टाइन की जो सोच थी, वो उनके बीच के दौर की एक और खास पहचान मानी जाती है। हालांकि पहले भी उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन बीच के समय में ये सोच थोड़ी उलझी हुई और बदलती हुई नजर आती है। इस समय उनकी सोच को कई नामों से जोड़ा गया, जैसे कि जांच की कसौटी पर खरा उतरना, नियमों के हिसाब से सोचना या सीमित तरीकों में मान्यता देना। कुछ लोग इसे गणित को बस एक तरह का हिसाब किताब या कैलकुलस मानने से भी जोड़ते हैं। बाद के समय में कुछ लोग उनकी सोच को और दूसरे नामों से भी जोड़ते हैं, लेकिन वो सब इस बीच के दौर के बाद की बातें हैं। इस समय उनकी सोच लगातार बदलती रही, लेकिन किसी एक तय रास्ते पर नहीं, बल्कि टुकड़ों में, कभी कभी असमंजस के साथ आगे बढ़ी। गणित और फेनोमेनोलॉजी जैसे विषय इस समय थोड़े अलग और उलझे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके इस दौर की असली पहचान तो भाषा, तर्क और तरीका है। इसी समय में उन्होंने पुराने औपचारिक तर्कों से हटकर व्याकरण के नियमों की तरफ रुख किया। भाषा को वो इस समय एक ऐसा जरिया मानते हैं जो उनके पहले और बाद की सोच को जोड़ता है। कभी वो भाषा के जरिए चीज़ों का सीधा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो कभी अपने निजी अनुभवों की चर्चा में भाषा को ही आधार बनाते हैं। इसी दौरान उन्होंने भाषा को तर्क की चीज़ न मानकर एक तरह का खेल माना, जिसे समझने के लिए उसके इस्तेमाल के तरीके देखना जरूरी है। उन्होंने जो तरीका अपनाया वो उनकी पहली सोच से अलग था, लेकिन बाद की सोच जितना खुला भी नहीं था। उन्होंने फिलॉसफी करने का तरीका ऐसा चुना जो पुराने दार्शनिक सोच से हटकर था, लेकिन उन्होंने एक से ज्यादा तरीकों की बात भी नहीं की थी। इस समय उन्होंने व्याकरण के नियमों को आधार बनाया और पुराने जमी जमाए विचारों से दूरी बनाई। कुछ लोग इसे तार्किक एटमवाद से व्यवहारिक समग्रता तक की यात्रा मानते हैं, और बीच का ये समय उस बदलाव का पुल बनता है। इसी पुल की वजह से हमें समझ आता है कि कैसे उनकी सोच ने धीरे धीरे एक रूप से दूसरे रूप की ओर रास्ता बनाया। अब बात उस समय की जब उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब के बाद लिखना जारी रखा। 1946 से लेकर उनके आखिरी समय तक के लेखन को कुछ लोग उनकी सोच का अलग ही दौर मानते हैं।
इस दौरान उन्होंने जो कुछ लिखा उनमें रंग, मनोविज्ञान, यकीन और गणित जैसे विषयों पर गहराई से बातें की। उनकी किताब का दूसरा हिस्सा भी शुरू से ही चर्चा में रहा। पहले इसे उनकी किताब का ही हिस्सा माना गया, लेकिन बाद में इसे एक अलग ही लेख समझा जाने लगा, जिसे मनोविज्ञान की फिलॉसफी का नाम दिया गया। ये भी माना गया कि ये हिस्सा अभी पूरा नहीं हुआ था, वो इसे लिख ही रहे थे। इस लेख को समझते वक्त ये सवाल उठते हैं कि इसमें वो कौन से विटकेनस्टाइन हैं, बीच वाले, बाद वाले या कोई और? ये बातें उनकी बाकी सोच से कैसे जुड़ती हैं? और इसमें असल में बात किस चीज़ की हो रही है? मनोविज्ञान की, ज्ञान की या फिलॉसफी के तरीके की? इन सब सवालों के साथ उनकी सोच का ये आखिरी दौर हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि एक इंसान कैसे पूरी जिंदगी सोचते सोचते अपनी ही सोच को बदलता चला गया। इस दौर में जो चीज़ सबसे खास मानी जाती है वो है पहलू देखना, यानी किसी चीज़ को एक अलग नज़र से देख पाना। जैसे कोई चेहरा पहले सामान्य लगता है, लेकिन अचानक उसमें किसी और इंसान की झलक दिखती। चेहरा बदला नहीं होता, पर नज़र बदल जाती है। इस एहसास को ही पहलू देखना कहा गया है। ये तब होता है जब किसी चीज़ को देखने का तरीका या माहौल बदलता है, जिससे वही चीज़ कुछ और लगने लगे। यही सोच हमें ये समझने का रास्ता देती है कि इंसानी सोच कितनी बार सख्त और तय नियमों से हटकर एकदम मानवीय और माहौल से जुड़ी होती है। दूसरी तरफ उनकी एक और किताब पक्का यकीन को ज्ञान की समझ से जोड़कर देखा गया है। इसमें वो उन बातों पर चर्चा करते हैं जिन पर हम बिना शक किए यकीन करते हैं, जैसे कि दुनिया है या हम हाथ हिला सकते हैं। ये बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद नहीं सोचते, बस मान लेते हैं। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि ऐसे यकीन सोचने की शुरुआत नहीं, बल्कि उसका आधार होते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये किताब उनके उस नज़रिए को दिखाती है जिसमें वो शक करने वालों से सहमत नहीं है। उनके हिसाब से हमारी जिंदगी का असली आधार सिर्फ बातें या तर्क नहीं, बल्कि वो काम होते हैं जो हम रोज करते हैं। यहीं से ये बात भी निकलती है कि इंसानी जीवन का तरीका, यानी जीने का तरीका, शब्दों से ज्यादा अहम होता है। अब बात करें उनके रंगों पर लिखे विचारों की, तो ये उस समय के हैं जब वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। उन्होंने कोशिश की कि हम रंगों के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे बोलते हैं ये साफ किया जाए। जैसे एक ही रंग का अलग अलग दिखना, सफ़ेद का घुलना, दो रंगों के बीच का अंतर या रंगों की गहराई और हल्कापन। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि रंगों को एक साफ साफ सिस्टम में बांधना आसान नहीं है। यहाँ उन्होंने साफ कहा कि रंगों की अपनी एक भाषा है, पर उसे समझना आसान नहीं, क्योंकि ये सोच और एहसास दोनों से जुड़ा होता है। ये काम सिर्फ विज्ञान नहीं कर सकता, इसमें फिलॉसफी की भी ज़रूरत होती है। ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने इस सोच को एक पुराने रंगों के सिद्धांत से जोड़ा, जिससे ये समझ आता है कि वो रंगों को सिर्फ बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि सोच का हिस्सा मानते थे। उनके आखिरी समय के सारे लेख मिलकर ये बताते हैं कि अब वो सिर्फ आलोचना करने वाले नहीं रहे, बल्कि उन्हीं मुद्दों पर अब वो एक नए तरीके से सोचने लगे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी पुरानी सोच से पूरी तरह अलग हो गए थे। ये सब उनकी बाद की सोच का ही हिस्सा है, बस एक नए अंदाज में। यही वजह है कि अब भी जब लोग उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सवाल सबसे बड़ा होता है कि क्या उनकी सोच में कोई बड़ा बदलाव आया या वो धीरे धीरे एक ही रास्ते पर चलते रहे।